वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का बाई वीकली करंट अफेयर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ आइटम जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है इंडिया और यूएन के बारे में। इंडिया ने अभी यूएनएससी की जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है उसको एज्यूम किया है। बेसिकली देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का एक ऑर्गन है। यूएन में बेसिकली 6 ऑर्गन्स हैं जिसमें से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। अदर्स हैं जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और ऐसे ही बाकी ऑर्गन्स हैं। यूएनएससी जो है इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके नाम आपको पता है, जैसे कि यूएसए है, यूके है, रशिया है, चाइना है और फ्रांस है। इसमें ये यूएनएससी जो है इसके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको 2 साल के टाइम पीरियड के लिए चुना जाता है और हर साल 5 मेंबर्स को चुनते हैं और 5 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। बेसिकली अब ये जो प्रेसिडेंसी होती है ये इन्हीं 15 मेंबर्स के बीच में रोटेट करती है और हर मेंबर 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इंडिया को अभी इस मंथ के लिए यानी कि दिसंबर 2022 के लिए इंडिया को इसका प्रेसिडेंट चुना गया है। और जब से इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर्स में ऐड हुआ है 2021 और 22 से, तब से इंडिया दूसरी बार इलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंसी के लिए। इससे पहले इंडिया जो है वो अगस्त 2021 में प्रेसिडेंट बनाया गया था। इंडिया अब तक अगर बात करें टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर टोटल 8 बार बन चुका है। और इंडिया अपनी जब दिसंबर वाली प्रेसिडेंसी को होस्ट करेगा तो उस टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल लेवल पे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर और काउंटर टेररिज्म के ऊपर। और इसके अलावा अभी इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को एक गिफ्ट दिया है। इंडिया ने गिफ्ट में महात्मा गांधी जी की एक ये बस्ट दी है। ये बस्ट जो है इसको एक स्कल्प्टर है इंडिया के बहुत से फेमस रामसूत्र, उन्होंने बनाया है और यही रामसूत्र हैं जिन्होंने हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया था जो कि नर्मदा नदी के किनारे पे है गुजरात में। इसके अलावा अभी तक किसी भी वर्ल्ड लीडर की, किसी भी महात्मा की जो बस्ट है या फिर कोई स्टैचू है, अभी तक उसको यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में अभी तक नहीं लगाया गया था। तो पहली एक ऐसे महात्मा की या वर्ल्ड लीडर की एक मूर्ति है जिसको पहली बार यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में बेसिकली लगाया जा रहा है। इंडिया ने ये अभी गिफ्ट किया है। इससे पहले इंडिया का सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी मूर्ति है या एक ऐसा स्टोन का स्टैचू बना हुआ है जो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में है। और ये जो है ये एक ब्लैक सैंडस्टोन का बना हुआ, ब्लैक स्टोन का बना हुआ सन गॉड की एक मूर्ति है जो कि 11वीं सदी में 11th सेंचुरी में बनाई गई थी और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी ने इसको गिफ्ट किया था यूनाइटेड नेशंस को। नेक्स्ट न्यूज आइटम है एक ऑल विमेन बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑल विमेन बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है ट्रांसफर पिटिशंस को सुनने के लिए। ये जो ऑल जज बेंच है इसमें 2 विमेन जजेस हैं और ये ट्रांसफर केसेस जो हैं, ट्रांसफर पिटिशंस जो हैं, स्पेसिफिकली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के बारे में और बेल के मैटर्स के ऊपर, इनको ये सुनेगा बेंच। इसके अलावा ऑल विमेन बेंच में 2 हमारी जस्टिसेस हैं, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। और ये तीसरी बार इतिहास में ऐसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कि कोई ऑल विमेन जज बेंच बनाए गए हैं। इससे पहले 2 बार और बनाए गए थे और उसके बाद अब बनाए हैं। पहला ऑल विमेन बेंच जो था वो 2013 में बनाया गया था और दूसरा 2018 में और तीसरा अब 2022 में बनाया जा रहा है। अभी एपेक्स कोर्ट की अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो टोटल 3 विमेन जज हैं। देखिए 34 इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है कि चीफ जस्टिस को मिला के 34 टोटल जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में से। और इस टाइम पे 27 जज जो हैं वो कार्यरत हैं, 27 जज वर्किंग स्ट्रेंथ है और उनमें से सिर्फ 3 ऐसी जजेस हैं जो विमेन है, जस्टिस बीवी नगरथना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, उसने सैंक्शन स्ट्रेंथ को 33 किया था, मतलब 33 + 1 CJI यानी कि टोटल 34 नंबर ऑफ जजेस को सैंक्शन किया था। विमेन जजेस की अगर बात करें तो पहली विमेन सुप्रीम कोर्ट की जो जज बनी थी वो जस्टिस फातिमा बीवी थी। 1989 में
ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। और सुप्रीम कोर्ट जब से बना है, इसकी इंसेप्शन 1950 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 11 विमेन जजेस देखी हैं, और इनमें से मैक्सिमम एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि इकट्ठी 4 जजेस जो थी सर्विंग थी। सो इससे ज़्यादा कभी भी स्ट्रेंथ विमेन की नहीं रही है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, बैकवर्ड को इंस्क्राइब किया गया है, बैकवर्ड को यूनाइटेड नेशन की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की साइट्स की लिस्ट में, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया है। अब यूनेस्को जो है वो किसी भी आर्टिसनल नो हाउ को, या फिर किसी भी एक ऐसी चीज़ को जिसका कोई एक आर्टिसनल कल्चर है, उसकी जो रेसिपी है या फिर उसकी फॉर्मेशन का जो तरीका है, उसको अपनी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाल सकता है। देखिए, 2 तरीके की हेरिटेजेस होती हैं। एक होती है टेंजिबल, जिनको फिजिकली टच किया जा सकता है, जैसे कोई मंदिर है, कोई मूर्ति है, कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर दूसरी होती हैं इनटेंजिबल, जिनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता। सो यूनेस्को ने अभी इस इनटेंजिबल यानी कि जिनको टच नहीं किया जा सकता, उनमें एक बैगवेट नाम के ब्रेड की टाइप को डाला है। अब ये जो बैगवेट है, ये फ्रेंच का एक ट्रेडिशनल क्यूजीन है, फ्रेंच में स्टेपल फूड की तरह इसको यूज़ किया जाता है। सो ये बैगवेट जो है एक अलग तरीके का ब्रेड होता है, इसमें फ्लोर यानी कि आटा, वाटर, सॉल्ट और यीस्ट यूज़ किया जाता है, और ये स्टेपल फूड 1920 में इसका नाम बैगवेट रखा गया था। अब बैगवेट जो है ये थिन होता है, स्टिकी और क्रस्टी काइंड ऑफ ब्रेड होता है, बाहर से क्रस्टी होता है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होता है। और इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। हालांकि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में मैंने आपको बताया है कि ये लिस्ट 2008 में मेंटेन करनी स्टार्ट की गई थी, और इसमें बेसिकली क्या चीज़ें आती हैं जिनको टच नहीं कर सकते, जैसे कि कोई ओरल ट्रेडिशंस है, जैसे बुद्धिस्ट चैंटिंग है इंडिया की, वो इसमें ऐड की गई है। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि कोई डांस फॉर्म है, कोई गाना गाने का तरीका है, उसको इसमें ऐड किया जाता है। कोई फेस्टिवल्स होते हैं इसमें ऐड होते हैं। नॉलेज या प्रैक्टिसेस नेचर की, वो इसमें ऐड की जा सकती हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि ये जो हमारी नॉलेज का ये जो खजाना है, नॉलेज की जो वेल्थ है, या फिर जो स्किल्स हैं, इनको अगली जनरेशन तक भी ट्रांसफ़र किया जाए, इसके लिए ये लिस्ट मेंटेन की गई है। अब ये लिस्ट में 3 क्राइटेरिया का मतलब अगर किसी चीज़ को हम चाहते हैं कि ये इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आए, तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया उसको मीट करने पड़ते हैं। पहला तो इसको जिस कम्युनिटी की ये ट्रेडिशन है वो कम्युनिटी इसको रिकॉग्नाइज करे। दूसरा, जिस कम्युनिटी की ये ट्रेडिशन है वो इसको जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर हो रही हो, जैसे बैकवर्ड ब्रेड के बारे में है, या फिर बुद्धिस्ट चैंटिंग है, या किसी फॉर्म तरीके की डांस फॉर्म है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो। उसके अलावा जो लोग जो इसके साथ मतलब जिनके साथ एसोसिएटेड वो डांस फॉर्म या कोई भी फॉर्म है, सो वो लोग अपनी ट्रेडिशंस, अपनी आइडेंटिटी उस डांस फॉर्म से, उस खाने की चीज़ से, उस ओरल ट्रेडिशन से, या किसी भी वो जो भी वो आइटम है उसके साथ अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट करें। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ज़ोंबी वायरसेस के बारे में। साइंटिस्ट ने अभी कुछ ज़ोंबी वायरसेस को रिवाइव किया है रशिया की फ्रोजन लेक में से निकाल के। अब यूरोप के कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 13 ज़ोंबी वायरस को रशिया की यानी कि साइबेरियन परमाफ्रोस्ट में से निकाला। अब बेसिकली वायरस का आपको पता होगा कि वायरस ऐसे माइक्रोब होते हैं जो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग मटीरियल के ऊपर रहते हैं तो वो लिविंग हैं, और अगर वो डेड मटीरियल के ऊपर होते हैं तो वो डेड की तरह बिहेव करते हैं। सो इसीलिए ये जब इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, और मतलब परमाफ्रोस्ट में देखिए वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं ना। सो इनएक्टिव स्टेज में चले गए। अब जब परमाफ्रोस्ट से उनको निकाला गया और उनकी फेवरेबल कंडीशंस यानी कि जिस टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकते हैं वो टेम्परेचर उनको दिया गया, तो वो दोबारा से रिवाइव कर जाएंगे। सो वायरसेस जो हैं उनको रिवाइव किया गया है ऐसे ही उसमें से निकाल के, परमाफ्रोस्ट में से। और ये जो रिवाइव किए गए हैं, अब ये देखा गया है कि इनका कोई बायोलॉजिकल रिस्क नहीं है और ये किसी को ऐसा एज सच ह्यूमन को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ अमीबा या कुछ माइक्रोब्स को इम्पैक्ट करते हैं। ज़ोंबी नाम इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वायरस जो है पहले फ्रोजन थे, डॉर्मेंट थे, लेकिन अब ये डेड, पहले डेड थे, अब ये अनडेड हैं, मतलब अब ये अलाइव कर दिए हैं, ठीक है, अब ये लिविंग हो चुके हैं। सो उसके अलावा ये बात बोली जा रही है कि देखिए अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो परमानेंटली फ्रोजन जो लैंड है, फ्रोस्ट है जो, वो मेल्ट कर जाएगा, तो ये वायरस जो है ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे। सो अगर इनमें से किसी भी वायरस का कुछ गलत इम्पैक्ट होगा तो वो पोटेंशियली एक बहुत बड़ी एक पैंडमिक या ऐसी कुछ सिचुएशन कोविड-19 जैसी दोबारा से लेके आ सकता है और इनका ह्यूमन के ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा परमाफ्रोस्ट में एक और चीज़ होती है मीथेन गैस। मीथेन गैस जो होती है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से, बहुत पुराने समयों से बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइमस्टोन में
मीथेन गैस जो है वो ट्रैप हो चुकी है। अगर परमाफ्रोस्ट मेल्ट होते हैं, मतलब वो अगर हमारा अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो परमाफ्रोस्ट मेल्ट होंगे और उनके मेल्ट होने से बहुत ज़्यादा जो मीथेन कैप्चर हो रखी है वो भी एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगी और मीथेन बॉम्ब की फॉर्म में आएगी। इसको मीथेन बॉम्ब बोल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है नैनी लेक के बारे में। उत्तराखंड का हाईकोर्ट जो है उसने अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आप नैनी जो एक सूखाताल कैचमेंट एरिया है नैनी लेक के पास, इसके ऊपर सरकार कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रही थी। सो अभी वहाँ के हाई कोर्ट ने बोला है कि सूखाताल के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। सूखाताल बेसिकली एक सीजनल लेक है, जब बारिश होती है तो ये भर जाती है, फिर ये जो पानी इसमें भरता है ये लेक जो है, नैनीताल जो है उसमें पानी को फीड करता है, उसको रिचार्ज करता है। अब सूखाताल नाम से ही पता चलता है कि जैसे ड्राई, ठीक है, ड्राई लेक। सो मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर जो होती है ये ड्राई ही रहती है, सिर्फ जब बारिश होती है तब ये भरती है। ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है मॉनसून में और नैनी लेक को भरने के लिए यूज़ की जाती है। अब नैनी लेक देखिए क्या है, ये एक काइंड ऑफ पेनोरमिक एक जगह है, मतलब इसके चारों तरफ 7 पहाड़ियाँ हैं। आर्यपत्ता है, अयार पत्ता, द्यो पत्ता, हांडी बंदी, छेन्ना पीक, आलमा, लारिया कांता और शेर का डंडा, ये सारी पीक्स, 7 पीक्स के बिल्कुल बीच में ये नैनीताल यानी कि नैनी लेक जो है ये है पर बनी हुई है। इसके 2 हिस्से हैं। नॉर्थ वाला पार्ट जो है वो माली ताल है और नीचे वाला जो साउथ वाला एरिया है लेक का उसको ताली ताल बोलते हैं। अब ये जो लेक है इसमें बहुत मिक्स टाइप का फ्लोरा मिलता है। इसमें कॉनिफरस पेड़ों से लेके ओक ट्रीज हैं, बिच्छू बूटी नैनीताल की बहुत एक फेमस है, सो वो भी वहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है असम डे के बारे में। असोम दिवस या असम डे, इसको सुखाप्पा भवन तेजपुर में इसको सेलिब्रेट किया गया है। असोम दिवस यानी कि असम डे, इसको हर साल 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली अहोम किंगडम थी एक असम में, पहले काफ़ी टाइम पहले एक अहोम किंगडम हुआ करती थी असम की, जिसने 600 साल तक राज किया है असम के ऊपर और एक बहुत अच्छी रजीम मानी जाती थी। सो इसके जो पहले राजा थे, ठीक है, पहले राजा सुखाप्पा, सो वो सुखाप्पा जब असम में आए थे, मतलब असम के तेजपुर में आए थे, तो उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए सुखाप्पा दिवस यानी कि असम दिवस मनाया जाता है। और सुखाप्पा जो है वो फाउंडर थे अहोम किंगडम के। असोम दिवस जो है इसको बहुत ग्रैंड मैनर में सेलिब्रेट किया जाता है, गाने गाए जाते हैं सुखाप्पा की प्रेज में, नरेटिंग्स होती हैं, उसके अलावा परफॉर्मेंसेज होती हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म्स, डांस, सॉन्ग्स, ये सब परफॉर्म किए जाते हैं। और ये सुखाप्पा जी को जो असोम के किंग थे उनको कमेमोरेट करने के लिए किया गया है। अब इनका पूरा नाम था स्वर्गदियो चाउलुंग सुखाप्पा। इन्होंने अहोम किंगडम एस्टैब्लिश की थी 13th सेंचुरी में। सुखाप्पा की एक बहुत बढ़िया क्वालिटी थी कि वो ब्रदरहुड, यूनिटी, अलग अलग ट्राइब्स, देखिए असम में आपको पता है बहुत अलग अलग ट्राइब्स हैं, सो उन सभी अलग अलग ट्राइब्स के बीच में सामंजस्य कैसे बिठा के रखना है, कैसे ब्रदरहुड, न्यूट्रलिटी और यूनिटी बना के रखनी है, ये उनको बहुत अच्छे तरीके से आता था। इसी के चलते इनका नाम तो स्वर्गदियो सुखाप्पा था, लेकिन इनको चाउलुंग नाम का एक टाइटल, ये एक ऑनररी टाइटल अलग अलग ट्राइब्स के लोगों ने इनको दिया था। और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ग्रेटर असम की फाउंडेशन रखने में। बोर असोम बोलते हैं जिसको। उन्होंने अलग अलग एथनिक ग्रुप्स जो हैं उनको इक्वली ट्रीट किया था और उनको समझाया था कि आप इक्वल हैं और सभी असम का अभिन्न अंग है। सो इनको आर्किटेक्ट ऑफ असम भी बोला जाता है और अहोम रूल जो है उसको गोल्डन रूल बोला जाता है असम की हिस्ट्री की बुक्स में। और यही किंग है, अहोम ही थे जिन्होंने मुगल रूलर्स को असम से दूर करके रखा था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है वर्म होल के बारे में। कैलटेक एक यूनिवर्सिटी है यूएस में, काफ़ी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग है इसकी। यहाँ के साइंटिस्ट ने एक बेबी वर्म होल सुपर कंप्यूटर की हेल्प से एक बेबी वर्म होल जनरेट किया है। साइंटिस्ट ने मतलब एक थियोरेटिकल वर्म होल बनाया है, मतलब एक थ्योरी में बनाया है वर्म होल, सुपर कंप्यूटर को यूज़ करके इसको बेबी वर्म होल बोल रहे हैं। अब ये साइंटिस्ट को हेल्प करेगा कि वो क्वांटम फिजिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से समझ पाएँ। अब क्वांटम सिस्टम जो है उसमें मतलब क्वांटम जो सिस्टम है उसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रेविटेशनल वर्म होल की। सो ये एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। वर्म होल क्या होता है, बेसिकली वर्म होल काइंड ऑफ एक रप्चर है, स्पेस और टाइम में एक रप्चर हुआ है जो कि एक ब्रिज की तरह काम करेगा, जो 2 रिमोट रीजन्स ऑफ यूनिवर्स को आपस में कनेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे फोटो से क्लियर होगा आपको।
कि ये स्पेस और टाइम में एक रप्चर है, मतलब ऐसे रप्चर हुआ है जो कि दो यूनिवर्स के एरियाज, मान लो गैलेक्सी 1 और गैलेक्सी 2 जो काफ़ी दूर दूर हैं, इनको स्पेस और टाइम में ऐसा रप्चर हुआ है कि ये दोनों गैलेक्सीज को आपस में कनेक्ट कर देता है, लूप की फॉर्म में, टनल की फॉर्म में, ब्रिज की फॉर्म में। सो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि स्पेस और टाइम में रप्चर हो गया है। सो ऐसा ये चीज़ है। अब वर्म होल जो है ये स्पेस टाइम में रप्चर हुआ है और ये काइंड ऑफ ब्रिज बनाता है दो रिमोट एरियाज को आपस में जोड़ने के लिए। सो अभी इससे पहले दो साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन और रोजन, एल्बर्ट आइंस्टीन और नेथन रोजन। इन्होंने पहली बार बोला था कि मतलब ऐसा कुछ वर्म होल जैसी चीज़ होती है, इसीलिए इसको आइंस्टीन रोजन ब्रिजेस भी बोलते हैं। वर्म होल जो टर्म है इसको जॉन व्हीलर ने 1950s में कॉइन किया था। और वर्म होल जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी वाली है, उसको इम्पॉर्टेंटली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और ये जो थ्योरी है ये ग्रेविटी के ऊपर फोकस करती है कि ग्रेविटी यूनिवर्स का एक बहुत फंडामेंटल फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। ठीक है, सो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कांगड़ वैली नेशनल पार्क के बारे में। छत्तीसगढ़ में पहली इंटर स्टेट बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया था और ये कांगड़ वैली नेशनल पार्क में किया गया था। बहुत सारे बर्ड वॉचर्स ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 200 इन्होंने काउंट किया कि टोटल 200 तरह की बर्ड्स की स्पीशीज छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ये सर्वे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने कंडक्ट किया था और इसके अलावा बर्ड काउंट इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये सर्वे में ये देखा गया कि स्पेसिफिकली देखिए सबसे पहले कि ई बर्ड नाम की एक एप्लीकेशन यूज़ की गई थी, ऐप यूज़ की गई थी, और इन्होंने नोट किया कि सिर्फ आउल की यानी कि उल्लू की ही 9 स्पीसीज हैं यहाँ पे इस कांगड़ वैली एरिया में। उसके अलावा 10 बर्ड ऑफ प्रे हैं जिनको मतलब बड़े बर्ड खाते हैं, ठीक है, मार के। उसके अलावा 11 स्पीसीज ऑफ वुडपैकर उन्होंने देखी। अब कांगड़ घाटी नेशनल पार्क जो है इसको कांगड़ रिवर से इनका नाम आया है क्योंकि ये कांगड़ रिवर जो है ये कांगड़ घाटी नेशनल पार्क के बीचों बीच में से निकलती है। और ये जो नेशनल पार्क है ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ की। और इसका लैंडस्केप की अगर बात करें तो इसमें मतलब हिमालय में पाई जाने वाली कुछ स्पीसीज मिलती हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट वाली, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट वाली स्पीसीज भी इसी एरिया में मिलती हैं। इसमें फॉरेस्ट जो है मिक्सड ह्यूमिड और डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट हैं। यहाँ पे फोना की अगर बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो मालाबार जाइंट स्क्विरल मिलती है यहाँ पे, स्पॉटेड डियर देखा जा सकता है, रीसस मंकी मकाक मिलता है, ग्रे लंगूर मिलता है, स्लॉथ बियर देखा जा सकता है, इंडियन वुल्फ देखा जा सकता है। अलग उसके अलावा कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे लाइमस्टोन की केव्स बनी हुई हैं, स्टेलेगमाइट्स और स्टेलिस्टाइट्स की, ठीक है। और उसमें कुतुम्बसार, कैलाश और दंदक में ये बेसिकली पाई जाती हैं। और तीरथगढ़ वाटरफॉल है इसमें, कांगड़धारा वाटरफॉल है, ये बेसिकली 2 वाटरफॉल है, तीरथगढ़ और कांगड़धारा, ये इसमें के बीचों बीच पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है सुनामी आई थी मार्स के ऊपर, इसकी साइंटिस्ट ने पुष्टि की है। साइंटिस्ट ने बोला है कि हो सकता है कि मार्स के सरफेस पे आज से 3 बिलियन ईयर पहले एक बहुत बड़ी सुनामी आई हो। मतलब वो सुनामी क्यों आई थी, वो एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से आई थी कि जब बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जैसे उसके साथ टकराया था। रिसर्चर्स ने प्रपोज किया है कि ये एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से मार्स का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, नदरन लोलैंड बन गया, और सुनामी जो है वो 3 बिलियन साल पहले आई थी। अब ये कैसे उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक 110 किलोमीटर का क्रेटर बना हुआ है मार्स के सरफेस के ऊपर, ठीक है। और हो सकता है कि इस क्रेटर वाली जगह पे पहले शायद वहाँ पे कोई ओशन हो। अब क्रेटर जो है वो अराउंड 3.5 बिलियन ईयर पहले वो बना हुआ होगा एस्टेरॉयड के कोलिजन से। अब क्रेटर जो है मतलब हो सकता है कि उन्होंने बोला कि इतना बड़ा क्रेटर बनाने के लिए 9 किलोमीटर के डायमीटर वाला कोई एस्टेरॉयड उसके ऊपर बहुत जोर से टकराया होगा और उससे 13 मिलियन TNT की एनर्जी रिलीज हुई होगी, जिसने बहुत ज़्यादा चेंजेस ला दिए। अब कंपैरिजन अगर देखें ना कि इतनी एनर्जी का मतलब कितनी एनर्जी, तो जार बॉम्ब था, एक सार बॉम्ब, ये सबसे बड़ा थर्मोन्यूक्लियर वेपन था अर्थ पे के ऊपर जो टेस्ट किया गया था। और इससे ही 57 मतलब इतने बड़े बॉम्ब से सिर्फ 57 टन TNT एनर्जी रिलीज हुई थी। तो समझिए कि 13 मिलियन TNT तो कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ये है। अब चिक्स क्लब इम्पैक्ट बोलते हैं इसको। देखिए चिक्स क्लब इम्पैक्ट या कोलिजन होता क्या है, कहते हैं कि अगर एक मैसिव एस्टेरॉयड जो है वो किसी भी चीज़ के साथ मतलब अर्थ के साथ जब टकराएगा तो मास एक्सटेंशन हो जाता है उससे। मतलब जब बोला जाता है कि जब डायनासोर का अर्थ से खात्मा हुआ है, जब डायनासोर वाली जुरासिक इरा वाली जो मास एक्सटेंशन हुई थी, जब डायनासोर खत्म हो गए थे, तो उसको चिक्स क्लब कोलिजन बोला जा रहा है। कि कहते हैं कि 100 मिलियन की एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें एक बहुत बड़ा एक
मतलब मेगाटन का 100 मिलियन मेगाटन का एक ब्लास्ट हुआ था गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास। उस ब्लास्ट से बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड प्लाज्मा जनरेट हुई, जिसने एकदम से टेम्परेचर को 10,000 डिग्रीज तक बढ़ा दिया। ठीक है, ये थर्मल पल्स थी, बहुत छोटे टाइम के लिए टेम्परेचर चेंज हुआ था, मतलब थोड़े से मिनट्स के लिए, लेकिन उसके साथ वजह से साथ की जो नियर सॉरी जो नियर बाय वाली लाइफ थी उसके ऊपर लीथल इम्पैक्ट आया था। चिक्स क्लब इम्पैक्ट जो है उसने बहुत ज़्यादा शॉक वेव्स प्रोड्यूस कर दी थी, जो सीज़ के थ्रू होते हुए अलग अलग कोस्ट तक ट्रैवल की, और उसमें ने वहाँ पे जाके वहाँ की जो वेजिटेशन थी उसको गिरा दिया, सॉइल को तोड़ दिया। ठीक है, और जितने भी एनिमल्स थे उनको भी नुकसान पहुँचाया। अब इसको बोलते हैं कि इसको ये एस्टिमेट जो लगाया गया है, इसको बहुत सारे और भी फैक्टर हो सकते हैं जो इसको मतलब इम्पैक्ट करेंगे। ये एग्जैक्ट राइट हो सकता है ना भी हो, इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस भी हों। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है माउंट सुमेरू के बारे में। इंडोनेशिया में माउंट सुमेरू एक माउंटेन है। ठीक है, ये अभी मतलब एक वोल्केनिक माउंटेन है, ये अभी इसने हॉट ऐश क्लाउड्स इसमें से निकले हैं और वो बहुत माइल्स तक स्काई में ऊपर तक गए हैं। ये इरप्शन जो ये हाईएस्ट माउंटेन है इंडोनेशिया की मेनलैंड आइलैंड के ऊपर, मतलब मेनलैंड आइलैंड है उसका एक जावा आइलैंड, जावा के ऊपर एक बहुत बड़ी हाईएस्ट माउंटेन है जावा आइलैंड की। 800 किलोमीटर साउथ ईस्ट पे लाई करती है। मान लीजिए ये जकार्ता है, तो जकार्ता से के साउथ ईस्ट में 800 किलोमीटर दूर ये लाई करती है। ठीक है, सो जब ये फटने वाली थी उससे पहले ही हाई अलर्ट का स्टेटस जो है वो रिलीज़ कर दिया गया था। कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है क्योंकि लोगों को पहले ही इसके बारे में बता दिया गया था। माउंट सुमेरू जो है ये ईस्ट जावा में है इंडोनेशिया में, और इसमें एक्टिव एक जोंगरिंग सिलिको नाम का एक इवेंट है। ठीक है, महासुमेरू समिट पे। उसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ इरप्टिव इवेंट हुए हैं, मतलब 19वीं से 20वीं सदी के बीच में इसी माउंटेन में से हज़ारों बार, मतलब कई सौ बार, नॉट हज़ारों बार, कई सौ बार लावा निकला है, वो हुआ है। ठीक है, और अलग अलग टाइप का मतलब लावा की फॉर्म्स, इरोजन की फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, इरप्शंस की सॉरी, वल्केनियन होती है, स्ट्रोमोबिलियन होती है, लावा फ्लो होता है, पायरोक्लास्टिक फ्लोज होते हैं, लावा डोम्स बन जाते हैं, कईयों में लहर बन जाती है, मतलब अलग अलग तरीके से लावा इसमें से निकलता रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है सिन्हा कमेटी के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी बनाई है मनरेगा स्कीम को रिव्यू करने के लिए। ये कमेटी अमरजीत सिन्हा के अंडर बनाई गई है। अमरजीत सिन्हा पहले रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सो इनको बोला गया है कि इन्होंने 3 मंथ्स के बीच बीच में आपने सजेशंस जो है प्रेजेंट करनी है। सिन्हा कमेटी जो है बेसिकली वो काफ़ी सारे फैक्टर्स को स्टडी करेगी। सबसे पहले तो देखेगी कि एक्सपेंडिचर का ट्रेंड क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, क्या ट्रेंड है, इंटर स्टेट क्या क्या वेरिएशंस है। कि देखिए कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ करती है मनरेगा का एसेट क्रिएशन के लिए, लेकिन जैसे बिहार है, यूपी है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से एसेट क्रिएशन नहीं हो पा रही है। इसके बीच में क्या कारण हैं। उसके अलावा वर्क की कॉम्पोजिशन, मतलब कौन सी स्टेट्स जो हैं क्या क्या काम देती हैं मनरेगा के वर्कर को, जिसकी वजह से इतना डिफरेंसेस आए हैं, स्टार्क डिफरेंसेस आए हैं। ये बेसिकली गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेगी और मनरेगा को कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए इसके बारे में बताएगी। अब हायर कॉस्ट, यानी कि ये जो कमेटी है ये बोल रही है कि मतलब कि एकदम से कॉस्ट ऑफ वर्क जो है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो गया है। उसके क्या कारण है, इन सब चीज़ों को ये देखेगी, और कितनी एसेट क्रिएशन हो रही है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ये अच्छे से फोकस करेगी। अब मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ये 2005 में ये एक्ट पास किया गया था, उसके बाद ये स्कीम बनाई आई थी। ठीक है, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। इसके अंडर हर एक घर, रूरल हाउस होल्ड में से घर में से एक पर्सन को 100 डेज का गारंटीड अनस्किल्ड वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। करंटली इसके अंडर 15.51 करोड़ एक्टिव वर्कर हैं जो इसके अंडर एनरोल्ड हैं। उसके अलावा ये पॉवर्टी एलिविएशन का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है रूरल एरियाज़ में, तक क्योंकि ये गारंटीड वर्क प्रोवाइड करती है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, बिहार, इसमें हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी है, जिसकी वजह से ये स्कीम अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। ये स्कीम को कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट जो है इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये बोल के कि ये पुअर पीपल को ये इनएफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है, पुअर पीपल को इनकम प्रोवाइड करने का ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है इंडिया की इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 वाली पब्लिश हुई है, जिसने बोला है मतलब इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड, ये पूरी नाम की एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। इसको एनजीओ, एक ऑक्सफैम इंडिया नाम का एनजीओ है, इसने इसको रिलीज़ किया है। अब इंडिया की ग्रोइंग इनइक्वालिटी जो है, बोल रहे हैं कि इसका एक मेन कारण है डिजिटल डिवाइड, कि यहाँ पे डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग इंटरनेट या फ़ोन यूज़ करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ज़्यादातर डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं मेल पीपल।
अर्बन एरिया के लोग, अपर कास्ट के लोग या फिर अपर क्लास के इंडिविजुअल्स जो ज़्यादा पैसा है जिनके पास। इंडिया का सबसे बुरा मतलब जो उसने परफॉर्म किया है वो है इस एक्ट पे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जेंडर गैप है, ठीक है। 40.4% का जेंडर गैप है हमारी कंट्री में। इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कि एक ग्रुप को एनालाइज किया जाए तो उसमें से 15% उसमें लेस चांसेस होंगे कि विमेन के पास मोबाइल फ़ोन होगा, 15% लेसर चांसेस देन मैन होंगे। और अगर मान लो उनके पास फ़ोन है भी तो 33 मेल्स के कंपैरिजन में 33% कम चांसेस हैं कि वो मोबाइल में इंटरनेट भी होगा। और विमेन जो है, अगर टोटल 100 इंडिविजुअल हैं उनमें से सिर्फ 33% से भी कम परसेंटेज 33 से भी कम विमेन जो हैं वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं या फिर इंटरनेट यूज़ करती हैं। ये इसका मेन फाइंडिंग्स थी। इसके अलावा ये रिपोर्ट ने ये भी बताया कि कोविड-19 से पहले ज़्यादा लोग कंप्यूटर यूज़ करते थे, कोविड-19 के बाद से कंपैरेटिवली कम लोग कंप्यूटर ओन करते हैं या यूज़ करते हैं। अब इंटरनेट की पेनिट्रेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ किया जाता है महाराष्ट्र में, देन गोवा और केरला में, और लोएस्ट होता है बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, ठीक है। सो इसके अलावा पार्टिसिपेशन इंडेक्स के बारे में देख लीजिए। यूएन का ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को इसने 193 कंट्रीज़ में से 105 रैंकिंग दी है सारी नेशंस में से। ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स क्या है? ये एक कंपोजिट मेज़र है, मतलब इसमें 3 मेन ई गवर्नमेंट के 3 एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। पहली बात कि कौन सी प्रोविजन या सर्विसेज जो है ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं, टेलीकम्युनिकेशन की कनेक्टिविटी कैसी है, और ह्यूमन की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है कि वो ई गवर्नेंस को यूज़ कर सके। सो इसके ऊपर हमारी रैंकिंग बहुत ख़राब आई है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है डीडीटी के बारे में, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ट्राइइथेन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब इसको मॉनिटर किया गया है रैप्टर्स में, ठीक है। डीडीटी मॉनिटरिंग इन रैप्टर इज हैविली बाइस्ड टुवर्ड ग्लोबल नॉर्थ। सो नॉर्थ में मतलब रैप्टर्स की कुछ स्पीसीज को एनालाइज किया गया और उसमें देखा कि नॉर्थ में पाई जाने वाली जो स्पीसीज हैं, नॉर्थ इंडिया में जो स्पीसीज मिलती हैं उनमें डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। डीडीटी देखिए एक काइंड ऑफ फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज़ किया जाता था पहले। डीडीटी को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किया गया था मलेरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स को, क्योंकि अगर डीडीटी छिड़क देते थे तो मलेरिया का मच्छर की डेथ हो जाती थी। सो मलेरिया और टाइफस से लोगों को बचाने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाता था, ठीक है, क्योंकि वो मस्कीटो और ब्लड लाइस से स्प्रेड होते हैं दोनों, ठीक है। टाइफस फीवर होता है एक ब्लड बॉडी लाइस, मतलब एक जूं से होता है, और लाइस से होता है, और मस्कीटो से होता है मलेरिया। सो इन दोनों एजेंट्स को मारने के लिए डीडीटी को यूज़ किया गया था, और वर्ल्ड वॉर के बाद इसको एक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाने लगा था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि ये डीडीटी न्यूरोलॉजिकल डैमेज करती है, एंडोक्राइन यानी कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स करती है, रिप्रोडक्टिव फेलियर करती है ह्यूमन में भी और एनिमल में भी, इसीलिए इसके यूज़ को मतलब बैन किया गया। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ग्लोबल नॉर्थ, नॉट ओनली नॉर्थ इंडिया बट ग्लोबल नॉर्थ जो है ऊपर, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसके यूज़ को बैन कर दिया 1970s में, ठीक है, और 1980s में। 2004 में एक स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के ऊपर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो, मतलब ये ऑर्गेनिक ही है ऑब्वियसली, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट ऐसे जो अगर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो उसके बाद वो जल्दी डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे पीओपीज को बैन करने के लिए मतलब एक कन्वेंशन हुई थी 2004 में, स्टॉकहोम कन्वेंशन। उसके बाद 2006 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया था कि डीडीटी के यूज़ को बहुत कम कर दिया जाए और सिर्फ मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए इसे यूज़ किया जाए। लेकिन अभी भी डीडीटी, अब जो मलेरिया का मस्कीटो है उसमें भी एवोल्यूशन होगी, और तो मलेरिया का मस्कीटो जो है उसमें एवोल्यूशन हुई, अब वो डीडीटी से रेजिस्टेंट हो चुका है। लेकिन प्रीडेटर जैसे कि बर्ड्स हैं, छोटे बर्ड्स होते हैं, बर्ड ऑफ प्रे, रैप्टर जो होते हैं, या फिर मतलब और जो बर्ड्स होते हैं उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि डीडीटी अगर एक बार सिस्टम में एंटर कर जाती है तो वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाती है। फिर जब नेक्स्ट मान लीजिए एक प्रे में आई, यहाँ से उसने पानी पिया बर्ड ने, बर्ड में आ गई, बर्ड में मान लो यहाँ पे 1 ppm थी, ये रोज़ पानी पीता गया, धीरे धीरे इसमें 5 ppm हो गई, ठीक है। फिर जब ये पर्सन से यहाँ जाएगा तो इसमें 10 ppm, क्योंकि ये इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली फीड करेगा ना, हर 5 ppm वाले जितने बर्ड खाएगा उस हिसाब से इसमें आती जाएगी डीडीटी, और एक बार इसके सिस्टम में एंटर कर गई तो उससे बाहर ये नहीं निकलती है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी एक कमेटी बनाई है एक्सेसिबिलिटी ऑडिट के बारे में। ये एक्सेसिबिलिटी से नाम ही आपको पता चल रहा है कि ये कमेटी बनाई जाएगी कि
जो डिसेबल्ड पर्सन है, स्पेशली एबल्ड पर्सन है, हम उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का सारा सिस्टम कितना एक्सेसिबल है, ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं उनको क्या क्या हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, ताकि वो बेटर जस्टिस सिस्टम को अवेल कर सकें। अब इसका फंक्शन क्या है कमेटी का, ये बहुत फिजिकली मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है उनके लिए, और टेक्नोलॉजिकली एसेसिबिलिटी कितनी है, इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखेगी। और ये फिर उसके बाद मतलब इनफैक्ट रिपोर्ट देगी जिससे कि यूज़ किया जाएगा और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए। अब इसमें ये कमेटी में ना मतलब एक तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होगा सब कुछ, उसके अलावा क्वेश्चनेयर्स प्रिपेयर किए जाएंगे जो उन लोगों को दिए जाएंगे, मतलब जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं जो कोर्ट को विजिट करते हैं या फिर कोर्ट में जो काम करते हैं, उनको क्वेश्चनर दिया जाएगा और उनसे भरवाई जाएगी कि आप क्या फील करते हो। ये कमेटी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी और मतलब ऑडिट और सर्वे करेगी। अब ये जो रिपोर्ट है ये प्रपोजल्स रिकमेंड करेगी, ठीक है, ताकि जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव किया जाए। अब इस कमेटी में होगा कौन, इसका जो चेयरपर्सन होंगे वो सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे फर्स्ट। उसके अलावा इसके मेंबर सेक्रेटरी कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का ऑफिसर। उसके अलावा इसमें और कुछ मेंबर होंगे, पहले तो कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट में जॉब करते हैं, एम्प्लॉयड है वहाँ पे। उसके अलावा डिफरेंटली एबल्ड एडवोकेट होंगे कोई, जिसको सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन जो है वो रिकमेंड करेगी। उसके अलावा एक प्रोफेसर होंगे जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से होंगे। उसके अलावा एक पर्सन जो सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज एट नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से होंगे। नेक्स्ट न्यूज आइटम है चैट जीपीटी। देखिए चैट जीपीटी क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड एक चैट बॉक्स है, मतलब एक चैटबॉट है, ठीक है। सो चैटबॉट है, इसने बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ एक बज़ क्रिएट कर दी है सारे के सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोग्रामर्स के अंदर। अब ये बोलते हैं कि एक ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने इसको डेवलप किया था, इस चैटबॉट को, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी एक चैटबॉट से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इसमें क्या होगा कि कॉन्वर्सेशनल रिस्पॉन्स देगा सिस्टम, और वो कॉन्वर्सेशनल रिस्पॉन्स ऐसे होंगे जैसे एक ह्यूमन आंसर कर रहा है, ठीक है। अब इसको काइंड ऑफ बोल रहे हैं कि ईमेल्स, पार्टी की प्लानिंग लिस्ट होती है, सीवीज होते हैं या फिर ऐसे होते हैं, ठीक है, या फिर मैथ की प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करना होता है, तो ऐसे केसेस में इसको यूज़ किया जाएगा। इसमें जीपीटी लैंग्वेज मॉडल होगा। जीपीटी लैंग्वेज मॉडल में क्या होता है, देखिए जीपीटी लैंग्वेज मॉडल ना एक न्यूरल नेटवर्क काइंड ऑफ चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि एक रॉ कंटेंट दिया जाता है, यानी कि इनपुट, रॉ कंटेंट छोड़िए, इनपुट दी जाती है। उस इनपुट कंटेंट से मतलब उस इनपुट कंटेंट से न्यू कंटेंट जनरेट किया जाता है, और इस प्रोसीजर को ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं, ठीक है। ये सारे डेटा को ट्रेनिंग डेटा बोल रहे हैं। और उससे क्या होगा कि न्यू डेटा मतलब यानी कि न्यू कंटेंट जो है डिराइव किया जाएगा। अब ये टेक्नोलॉजी जो है ये क्रिएटिव टास्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इनपुट दिया, आपको नया डेटा मिल गया, हर बार नया डेटा मिल रहा है। सो क्रिएटिव चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे कि स्टोरी राइटिंग के लिए, ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है बायोफ्लॉक के बारे में। अभी ये देखिए बायोफ्लॉक कुछ भी नहीं है। बायोफ्लॉक में क्या है, मान लीजिए एक पॉन्ड में फिशेस थी, ठीक है, ये फिश बना देते हैं, ठीक है, ये फिशेस थी कुछ। अब ये फिशेस जो है इनको खाना डाला, इन्होंने खाना खाया और ये कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं। अब इनका वेस्ट मटेरियल से क्या होता था, पानी गंदा हो जाता था और बार बार इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे क्या होता था, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। अब इन्होंने क्या किया, इसी पॉन्ड में जहाँ पे फिशेस थी ये, ठीक है, ये फिशेस के साथ इन्होंने डाल दिए कुछ माइक्रोब्स, जिनको इन्होंने बाहर सिंथेटिकली बनाया। अब ये माइक्रोब्स का क्या काम होगा, ये माइक्रोब क्या करेंगे, ये जो भी इसका वेस्ट मटेरियल होगा ना फिश का, ये इसको इंजेस्ट करेंगे, ये इनका खाना होगा इन माइक्रोब्स का। और इसमें कुछ और छोटी मोटी चीज़ें डाली जाएंगी, फिर उस सारे सामान को यूज़ करके ये माइक्रोब्स जो है ये क्या करेंगे, उस वेस्ट प्रोडक्ट को फूड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर वो जो फूड बन जाएगा या फिर वो माइक्रोब बन जाएंगे, इसके ऊपर फिश फीड करेगी। सो फिर फिश फिर दोबारा से मतलब वेस्ट जनरेट करेगी, फिर वेस्ट को माइक्रोब फिर से यूज़ करेंगे और मतलब फूड बना देंगे। सो ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे क्या होगा कि बार बार पानी बदलने की कोशिश ज़रूरत नहीं है। सो कॉस्ट कंपैरेटिवली डाउन आ जाएगी। सो बायोफ्लॉक क्या है, ये हिट्रोजीनस एग्रीगेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स का है। इसमें वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, इनवर्टिब्रेट, डेट्राइटस, ये सब यूज़ करते हैं। अब ये हाई डेंसिटी फिशिंग फार्मिंग में यूज़ होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जहाँ पे फिश बनाई जाती है। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मतलब इसमें फ्लॉक्यूलेशन को यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है टेक्निक का कि नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करना है, मतलब बस कार्बन टू नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है, क्योंकि नाइट्रोजन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना वो टॉक्सिक होता है। फिश का वेस्ट प्रोडक्ट यूजुअली अमोनिया होता है। अमोनिया एक
टॉक्सिक चीज़ है। अब उस टॉक्सिक चीज़ को, उस अमोनिया को कुछ माइक्रोब यानी कि बैक्टीरिया वगैरह यूज़ करेंगे और उस नाइट्रोजन को वो एसिमिलेट करेंगे, अपने आप अपने सिस्टम के अंदर इंजेस्ट करेंगे और उसको लेस नॉन टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? सो ये चीज़ है। अब प्रिंसिपल क्या है कि नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करना है, कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो को कंट्रोल करना है। हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को खाएंगे और कल्चर्ड स्पीसीज की फीड में कन्वर्ट कर देंगे। जो कल्चर्ड स्पीसीज यानी कि फिश है उसकी फीड बना देंगे। अब वाटर क्वालिटी इससे इंप्रूव होगी और सिंगल सेल माइक्रोबियल प्रोटीन भी बन जाएगा। फिश का भी फायदा और माइक्रोब का भी फायदा, क्योंकि माइक्रोब भी तो खाने की फॉर्म में ही इसको यूज़ कर रहा है। सो ये इसके बारे में है। अब बेनिफिट क्या होगा इसका बायोफ्लो कल्चर का? इससे लैंड और वाटर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, यूज़ एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, उसके अलावा ज़ीरो वाटर एक्सचेंज होगा। ठीक है, लिमिटेड और ज़ीरो वाटर एक्सचेंज होगा, मतलब पानी ज़्यादा बदलना नहीं पड़ेगा और हाइयर प्रोडक्टिविटी और बायोसिक्योरिटी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में। अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है, स्क्वायर किलोमीटर एरे बोल रहे हैं इसको। ये ऑस्ट्रेलिया में बना रहे हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे जो है ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल एक एफर्ट है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज मिलकर ये एफर्ट कर रही हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप बनाया जा सके। और ये जो टेलीस्कोप है ये 1 स्क्वायर किलोमीटर के मतलब के ऊपर डेटा को कलेक्ट करेगा। अब इस स्क्वायर किलोमीटर एरे के 2 रेडियो क्वाइट साइट्स हैं, मतलब 2 साइट्स पे इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे रेडियो क्वाइट साइट्स का मतलब जहाँ पे रेडियो वेव्स की पेनिट्रेशन कम है। साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में ये जगह है जहाँ पे इसको बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में SKA लो फ्रिक्वेंसी का अपर्चर एरे एंटीना बन रहे हैं और साउथ अफ्रीका में मिड फ्रिक्वेंसी एरे एंटीना है। ठीक है, SKA में क्या होगा कि 4 प्रिकर्सर टेलीस्कोप्स है ना, जो स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप में 4 प्रिकर्सर टेलीस्कोप्स को, जो कि SKA की अलग अलग साइट्स के ऊपर ऑलरेडी हैं, उनको इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। कौन कौन से टेलीस्कोप्स हैं? जैसे मीरकैट है, साउथ अफ्रीका में है, जो हाइड्रोजन इपोक रेजोनेंस रीआयनाइजेशन एरे है, हैरा। ठीक है, उसके बाद मर्शिजन वाइड फील्ड एरे है, MWA। और CSIRO का पाथफाइंडर जो है, एस्कैप बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन SKA पाथफाइंडर, इसको इसमें मर्ज कर दिया जाएगा, इसमें इंडक्ट किया जाएगा। SKA जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स को हेल्प करेगा कि वो बिग बैंग थ्योरी जब हुई थी सॉरी, बिग बैंग थ्योरी के बाद बहुत सारी गैलेक्सीज बनी थी, तो वो गैलेक्सीज को स्टडी करने के लिए, कॉस्मिक मैग्नेटिज्म को समझने के लिए, ग्रेविटी के नेचर को समझने के लिए हेल्प करेगा। ये इनके हेडक्वार्टर और टेलीस्कोप्स के बारे में है। ठीक है, और स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 2021 में बनाया गया था और ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी को डेडिकेटेड है। इसका हेडक्वार्टर UK में है, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा इसमें क्या होगा कि मतलब कंस्ट्रक्शन होगी, ऑपरेशन और मेंटेनेंस, मतलब स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जो है ये कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप्स का करेगी। इसमें 16 कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इंडिया की तरफ से नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट एंड दिस वॉज इट अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and we'll meet with next bi-weekly current affair analysis. Thank you so much.